नमस्कार साथियों, मैं मनीष भारती संस्कृति पीसीएस चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं, बिहार के आगामी प्रारंभिक परीक्षा बीपीएससी को ध्यान में रखते हुए हम लोग करंट अफेयर्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं और आज लेक्चर 25 तक आ गए हैं। तो इससे पिछले अगर आपने 24 लेक्चर तक नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। अब इसके तहत जैसा कि आप जानते हैं, हम लोग प्रत्येक दिन करंट अफेयर्स के 10 टॉपिक लाते हैं और उस पर 10 प्रश्न भी समाधान करते हैं शाम के 6 बजे प्रतिदिन। ठीक है, अब यहां पर पहला टॉपिक से शुरुआत इसकी करते हैं और पहला टॉपिक क्या है? हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन ट्रस्टेड ट्रैवलर प्रोग्राम की शुरुआत किस अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर की गई है? 4 विकल्प आपके समक्ष दिया गया है। एक बात ध्यान रखिए कि सिर्फ ये बीपीएससी के लिए ही नहीं, क्योंकि करंट अफेयर्स है और बिहार से संबंधित जितने भी एग्जाम, वनडे के एग्जाम होंगे बीपीएससी के अलावा, सभी में इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आपको बहुत ध्यान से इस प्रोग्राम को देखते चलना है। देखिए, जून 2024 की घटना है। जैसा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी का नाम यहां पर आप देख भी रहे होंगे। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट नई दिल्ली के टर्मिनल 3 पे हुआ था। T3 टर्मिनल 3 पे जो है फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन ट्रस्टेड ट्रैवलर प्रोग्राम यानी कि FTI-TTP, इसको FTI-TTP, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि एग्जाम में जो विकल्प हो सकता है, यहां तो टॉपिक डाल दिया है ना, लेकिन यहां पर अगर इसे विकल्प ही बना दिया जाए इस प्रश्न में तो पूरा ये नाम ना लिख करके इतना लंबा ये शॉर्ट में लिख दिया जाएगा। तो आपको ये शॉर्ट भी पता होना चाहिए ताकि अगर ऐसा हो जाता है तो गलती आपसे ना हो। तो इस प्रोग्राम की शुरुआत की गई फिर से कहां पर? इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट नई दिल्ली के टर्मिनल 3 पे। तो देखिए, यहां पर जवाब तो आपको मिल गया है, एक का डी ये होगा। ठीक है, अब यहां पर ये समझ लीजिए कि इस तरह की सेवा शुरू करने वाला यह देश का पहला एयरपोर्ट होने वाला है। क्या होने वाला है? यह पहला एयरपोर्ट है। तो इसलिए भी यह टॉपिक अपने आप में इंपॉर्टेंट हो जाएगा। इससे होगा क्या? उद्देश्य क्या है? इससे भारतीय और विदेश में रहने वाले भारतीय नागरिकों को सुविधा मिलेगी। किस तरह की सुविधा मिलेगी? तो अभी आप जाते होंगे एयरपोर्ट पे तो लाइन लंबा चौड़ा लगना पड़ता होगा, काफी देर तक इंतजार करना पड़ता होगा। इस व्यवस्था से बिना लाइन में लगे आसानी से तेज और सुरक्षित वो यात्रा कर सकते हैं। ऐसे यात्रियों के लिए एयरपोर्ट पे अलग से एक ई गेट की व्यवस्था की जाएगी, है ना। ई गेट, ध्यान रखिएगा, ये नोट कर लीजिए, ई गेट की व्यवस्था की जाएगी। ठीक है, तो इतनी बातें आपको ध्यान में रखना है। अगर इतनी बातें आप ध्यान में रखेंगे तो आपके लिए इतना काफी हो जाएगा। चलिए अब दूसरे प्रश्न पर चलते हैं। दूसरा प्रश्न क्या कहता है? हाल ही में केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा परीक्षाओं के पेपर लीक मामले में सुधार करने हेतु किसकी अध्यक्षता में उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया? आप जानते हैं कि देश भर में आप देखेंगे बहुत सारी परीक्षाएं जो है उसके प्रश्न पत्र लीक हुए, उत्तर प्रदेश में भी हुए और अभी तो आप जैसे नीट वाला मामला जानते हैं, फिर नेट वाला मामला आया, तो पूरे देश में इसको लेकर के आक्रोश था। छात्र जो है सड़कों पर उतरे, मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, तो इसको लेकर के तरह तरह की कार्रवाई भी शुरू की गई। इसी के तहत केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा परीक्षाओं में जो पेपर लीक के मामले होते हैं इसमें सुधार करने के लिए एक उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया। यही आपसे पूछा गया है कि यह काम किनकी अध्यक्षता में किया गया है, ये आप नाम बता दीजिए। वर्ष 2024 का, जैसे मैंने एनटीए के द्वारा आपको कहा, एनटीए के महानिदेशक को भी पद से हटा दिया गया। इसके बाद नीट यूजी का मामला आप जानते हैं, इस परीक्षा में जो गड़बड़ी हुआ तो जांच को सीबीआई को सौंपा गया, सुप्रीम कोर्ट में भी मामला गया। तो इन सब चीजों के लिए पारदर्शिता लाने के लिए परीक्षाओं में एक उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया। अब यह किनकी अध्यक्षता में हुआ? डॉक्टर के राधाकृष्णन की अध्यक्षता में। ठीक है, देखिए यहां पर नाम भी ए में है, डॉक्टर के राधाकृष्णन। अब देखिए, डॉक्टर के राधाकृष्णन के विषय में समझ लीजिए, चूंकि हो सकता है यहां से प्रश्न आ जाए। तो डॉक्टर के राधाकृष्णन जो है इसरो के पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं। ठीक है, ध्यान रखना है, ये अभी अध्यक्ष नहीं है, ये पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं। ठीक है, इनकी अध्यक्षता में ही इस समिति का गठन किया गया है। अब एक बात यहां, यह भी अध्यक्ष समिति के हैं, लेकिन परीक्षा में यह भी तो पूछा जा सकता है कि इसमें कितने मेंबर होने वाले हैं। तो यह जो है 7 सदस्यीय समिति है। ठीक है, और यह सिफारिश देगी, सिफारिश करने का इनको काम दिया गया है कि आप चीजों को देखिए फिर आप रिपोर्ट हमें सौंपिए। इनको टाइम टेबल भी बता दिया गया है कि कब तक आपको ये रिपोर्ट देना है। तो 2 महीना में
ये रिपोर्ट सबमिट कर देंगे सरकार को। इतनी बातें आपको जाननी है, इससे बाहर आपसे प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, कुछ अब मान लीजिए ये पूछा जाए कि किन मुद्दों पर केंद्रित होगा, तो जाहिर सी बात है आप समझ के निकाल सकते हैं। अगर विकल्प पूछा जाए कि परीक्षा प्रक्रिया को किस तरह से बेहतर बनाया जाए, जो पारदर्शिता है उसको कैसे सुचारू रूप से चला जाए, डेटा को लेकर के आजकल होने लगा है, क्योंकि निश्चित तौर पर सारा काम ऑनलाइन होता है, तो डेटा सुरक्षा प्रोटोकॉल जो है उसमें कैसे सुधार किया जाए, और नियमितता जो हो रहा है उसमें कैसे सुधार किया जाए। इसके अलावा परीक्षा लेने वाली जो एजेंसी है, खास करके भारत सरकार ने नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी कि एनटीए को एग्जाम लेने की सारी व्यवस्था दे दिया, तो फिर यहां पर यह भी बात हो जाएगा कि एजेंसी की संरचना जो है, उसकी कार्य प्रणाली जो है, उस सब के रिव्यू किया जाए और गवर्नमेंट को रिपोर्ट के माध्यम से फीडबैक दिया जाए। अभी जो मौजूदा प्रक्रिया है एनटीए का, जो एग्जाम लेने का बाकी जो संगठन है या एजेंसी है, उनका मूल्यांकन सही से करना और शिकायत निवारण तंत्र जो फिलहाल का है उसको आकलन सही तरीके से करना, ये सारी चीजें एक तरह से ये रखा गया है टारगेट में। ठीक है, तो ये बातें आपको ध्यान में रखना है। अब तीसरे टॉपिक पर चलते हैं। हाल ही में भारतीय वायुसेना ने केंद्र सरकार को 10 क्या है तापस ड्रोन खरीदने का प्रस्ताव दिया है। ये ड्रोन किसके द्वारा विकसित किया गया है, ये पूछा गया है आपसे, इसरो द्वारा। और इसके अलावा 3-4 विकल्प आप यहां पर कुल मिला के 4 विकल्प देख रहे हैं। देखिए इसको सही से समझ लीजिए, इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ये जो है साइंस एंड टेक से है, खास करके टेक से ज्यादा है। ड्रोन का मामला है, चर्चा में बना रहता है, टॉपिक इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में पूछा जा सकता है। मामला कब का है? जून 2024 का। कब का है? जून 2024 महीने का है। तो कभी कभी बीपीएससी वगैरह में फैक्ट पूछा जाता है, तो आपको ध्यान रखना है। किसके द्वारा किया गया है? प्रश्न में ही लिखा गया है, भारतीय वायुसेना ने। वायुसेना ने यह कहा है केंद्र सरकार से कि भाई साहब हमें जो है 10 तापस ड्रोन खरीदना है ना, ताकि हमारी जो व्यवस्थाएं हैं सुरक्षा की उसको और मजबूत कर सके, तो आप इसके लिए हमें इजाजत दे दीजिए। अब ड्रोन से क्या होता है, उद्देश्य क्या रखा गया है इसका? तो रक्षा बलों की मानव रहित निगरानी क्षमता जो होगा ड्रोन से, मानव रहित, ड्रोन में मनुष्य की जरूरत नहीं है, हाँ रिमोट कंट्रोल है, ऊपर तो नहीं है, तो मानव रहित निगरानी क्षमता जो हो जाएगा वह बेहतर हो जाएगा सुरक्षा बलों के लिए। और ये ड्रोन कहां काम करेगा? तो उत्तरी और पश्चिमी मोर्चे पर निगरानी के लिए इसे लगाया जाएगा। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखिए। उत्तरी कहने का क्या तात्पर्य हो गया? उत्तर जो भारत का उत्तरी हिस्सा जो होगा, जो कि आपको ऐसे अगर देखेंगे तो ये वाला हिस्सा जो नेपाल और चीन वाला हिस्सा हो गया, और ये वाला जो हिस्सा पाकिस्तान वाला एरिया हो जाएगा। तो उत्तरी और पश्चिमी मोर्चे पर निगरानी के लिए लगाया जाएगा। और दूसरी बात, वायुसेना से देखिए तीनों में कोऑर्डिनेशन तो है ही, तो भारतीय नौसेना जो है, अगर नौसेना इससे लेती है तो फिर नौसेना समुद्र में निगरानी इससे रख सकती है। अब तापस ड्रोन को रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने विकसित किया है, यानी कि DRDO के द्वारा। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन बोले तो DRDO। अगर DRDO आ गया विकल्प में, ये पूरा नाम नहीं लिखा, तब भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो ये चीजें आपको सही से समझ करके आगे चलना पड़ेगा। अब एक बात और ध्यान रखना है कि इसका निर्माण जो है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड यानी कि BEL की बात कर रहा हूं। ठीक है, आप ये नाम सुनते होंगे, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, और दूसरा एक और नाम है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, है ना, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL, ये भी नाम सुनते होंगे। इसके कंसोर्टियम द्वारा किया जाएगा, ये भी बताया गया है। ठीक है, तो देखिए यहां पर जो है दोनों नाम दिया गया है और ये भी है, तो ध्यान रखना है। यहां पर प्रश्न पूछा गया था विकसित किसके द्वारा, तो DRDO। ठीक है, तो इसलिए इस दोनों विकल्प के पास नहीं आना है, जबकि इस टॉपिक से ये दोनों विकल्प भी जुड़ा हुआ है, इसीलिए क्लोज फाइट है। ठीक है, तो इस चक्कर में नहीं पड़ना है कि ये सही हो जाएगा, ध्यान देना है। बी इसका सही जवाब हो गया, DRDO के द्वारा विकसित किया जा रहा है। चलिए अब यहां पर आगे बढ़ते हैं, चौथे प्रश्न पर चलते हैं। हाल ही में यूनेस्को ने किस शहर को भारत का पहला सिटी ऑफ लिटरेचर घोषित किया है? यूनेस्को के द्वारा। यूनेस्को के विषय में वैसे भी हमें सही से जानकारी होना चाहिए, क्योंकि यूनेस्को पे प्रश्न आते हैं। जून 2024 की घटना है, यूनेस्को ने कोझिकोड को भारत का पहला सिटी ऑफ लिटरेचर घोषित किया है। कोझिकोड की बात की जा रही है, यहां पर विकल्प जो है C है। ठीक है, और कोझिकोड बिहार में नहीं है, ये कहां पर स्थित है? केरल में। ठीक है, और केरल में भी कहां स्थित है? तो उत्तरी केरल में।
ध्यान रखिएगा, ये उत्तरी केरल में स्थित है। तो अगर प्रश्न यहां से केरल सिर्फ राज्य के आधार पे पूछ देता है तो ठीक है, अगर ये पूछ देता है उत्तरी केरल, तब भी आपको पता होना चाहिए कोझिकोड बहुत ही अच्छा एक शहर है। इसे पहले कहा जाता था कालीकट के नाम से, बाद में इसका नाम बदल दिया गया। तो कई बार ये हो सकता है कि कोझिकोड ना पूछ करके ये पूछे कि इसका पुराना नाम क्या है, तो आपको पता होना चाहिए कि कालीकट है। ठीक है, यहां काट नहीं कट रख लीजिएगा। ठीक है, तो ये चीजें हो गई, इतना जानकारी इसके विषय में आपको रहना चाहिए, चूंकि यहां से प्रश्न आ सकता है। फिर से बता दूं, यूनेस्को के विषय में मैं पहले भी बता चुका हूं, तो यूनेस्को के विषय में आपकी तैयारी जो है वह होनी चाहिए। ठीक है, अब 5वें प्रश्न पर चलते हैं। हाल ही में भारत के किस राज्य में पशुपालन, मत्स्य पालन और डेयरी मंत्रालय तथा विश्व बैंक द्वारा एवियन इन्फ्लुएंजा संकट अभ्यास का आयोजन किया गया है? जून 2024 की घटना है। पशुपालन, मत्स्य पालन और डेयरी मंत्रालय और साथ में विश्व बैंक आया है। इन दोनों ने मिलकर के 2 दिवसीय अनुकरण एवियन इन्फ्लुएंजा संकट अभ्यास का आयोजन किया था, जून 2024 में कह रहा हूं। ठीक है, उसके बाद एक बात ध्यान रखना है आपको, उद्देश्य इसका क्या रखा गया था? तो एवियन इन्फ्लुएंजा के प्रकोप के लिए तैयारी और जो प्रतिक्रिया क्षमता हो सकता है उसको बढ़ाना। आयोजन कहां पे? तो भोपाल, मध्य प्रदेश। प्रश्न क्या पूछा गया था? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की राजधानी कहां पर है? भोपाल, है ना? तो भोपाल शहर में इसका आयोजन हुआ था, यहीं पर किया गया था। इस प्रश्न का सही जवाब डी हो गया। चलिए अब बढ़ जाते हैं छठे प्रश्न पर। छठा प्रश्न क्या कहता है? हाल ही में किस राज्य में डिजिटल फसल सर्वेक्षण परियोजना शुरू की गई है? किस राज्य में? यह क्षेत्र आपसे पूछा गया है कि किस राज्य में इस तरह की व्यवस्था की गई है। एग्रीकल्चर से संबंधित टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा। बिहार जो है खुद एक कृषि प्रधान राज्य है और बिहार से संबंधित चीजें आप पढ़ रहे हैं तो आपको इस विषय में ध्यान में रखना है। मेंस जो लोग लिखेंगे आगे चल करके, मेंस के हिसाब से तैयारी कर रहे हैं, उनको भी ध्यान रखना है। डिजिटल फसल सर्वेक्षण परियोजना संभव है कि बिहार सरकार आगे चलकर अपना ले, तो इस तरह की परियोजना पर भी आपको नजर रखना है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? मोहन यादव। मोहन यादव ने खरीफ सीजन से पूरे राज्य में डिजिटल फसल सर्वेक्षण परियोजना शुरू करने की घोषणा कर दी है। तो यहां पर 2-3 बात बताइए, यहां पर किस सीजन से बातें की गई है? खरीफ सीजन, है ना? तो ये कहा गया है कि खरीफ सीजन जो आएगा तब से इस तरह के कार्य किए जाएंगे। तो पहली पॉइंट आपके पास ये हो गया। अब ये किसानों के लिए कैसे लाभप्रद होगा? तो उन्नत प्रौद्योगिकी का प्रयोग करके अपनी गिरदावरी देखने की सुविधा प्रदान करेगा। अब समझिए गिरदावरी क्या है वहां मध्य प्रदेश की लोकल भाषा में, तो नियमित फसल निरीक्षण को कहा जा रहा है ना? किसान जो है अपने फसल का नियमित निरीक्षण कर सकेंगे कि फसल में कोई कीटनाशक वगैरह तो नहीं लग गया है, कौन से पोषक तत्व की जरूरी है, और ये सब किसके माध्यम से किया जाएगा? टेक्नोलॉजी के माध्यम से, प्रौद्योगिकी के माध्यम से किया जाएगा। इस परियोजना से फसल क्षति के लिए त्वरित बीमा भुगतान भी सुनिश्चित हो सकेगा, क्योंकि किसानों के लिए सबसे ज्यादा यही इंपॉर्टेंट है कि फसल की क्षति हो जाती है तो समय पर जो है बीमा भुगतान उन्हें नहीं मिल पाता है, तो इससे यह भी सुविधा हो जाएगा। इसके अलावा किसान क्रेडिट कार्ड जो है वह प्राप्त करने की प्रक्रिया में भी तेजी आएगी, ये इसके फायदे हो सकते हैं। तो मेंस के अकॉर्डिंग में मैं कुछ चीजें बता दिया हूं। जवाब क्या हो जाएगा? सी, मध्य प्रदेश। चलिए अब चलते हैं सीधे हम 7वें प्रश्न की तरफ। 7वां प्रश्न क्या है? हाल ही में किसे राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी एनटीए, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के नए महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? मैंने पहले ही कहा कि एनटीए के महानिदेशक को पद से हटा दिया गया था। नीट वाला मामला जो सामने आया नीट यूजी का, उसमें उसके बाद किन्हीं और को नियुक्त किया गया। इस तरह के टॉपिक पर आप मुझे पूछेंगे तो नियुक्ति, व्यक्ति से संबंधित चर्चित व्यक्ति, ऐसे प्रश्न तो भर भर के आते हैं बीपीएससी में या बिहार के किसी भी एग्जाम में। आप देख लीजिए ऐसे प्रश्न के बिना प्रश्न पत्र आपको दिखेगा ही नहीं। इसके लिए PYQ का आप सही से अध्ययन कर सकते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का। हाल ही में जो एनटीए के नए महानिदेशक प्रदीप सिंह खरोला नियुक्त किए गए हैं। अब ये प्रदीप सिंह खरोला यहां लिखा हुआ भी है तो लिखने की आवश्यकता अलग से नहीं है, ये विकल्प। इनके विषय में थोड़ा सा समझिए। तो ये जो है आईएएस ऑफिसर हैं और कहां के? तो कर्नाटक कैडर से रहे हैं। ठीक है, कर्नाटक कैडर से एक आईएएस ऑफिसर हैं और 1985 बैच के ये आईएएस अधिकारी रहे हैं। इन्हें सुबोध कुमार सिंह के स्थान पर नियुक्त किया गया है। तो ये आपसे अगर पूछ ले कि प्रदीप सिंह खरोला
किनके स्थान पर आए हैं एनटीए में? तो आपको एनटीए चर्चा में रहा था, आपको ध्यान रखना है कि सुबोध कुमार सिंह इससे पहले इसके महानिदेशक हुआ करते थे, जिन्हें जो है पद से हटाया गया। तो इसका सही विकल्प 7 में का क्या हो गया? ए हो गया। ठीक है, अब 8वें प्रश्न पर चले। 8वां टॉपिक क्या कहता है? हाल ही में भूमिगत कोयला गैसीकरण के लिए भारत की पहली पायलट परियोजना किस राज्य में शुरू की गई है? यहां ध्यान रखना है, पहली पायलट परियोजना, और शब्द देखिए इसीलिए यहां पर ला रहा हूं पहली। तो बताइए इंपॉर्टेंट है कि नहीं? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, भूमिगत कोयला गैसीकरण को लेकर के है, तो इसको अच्छे से समझ लीजिए। जून 2024 की यह घटना है, कोयला मंत्रालय के द्वारा यह काम किया गया है। कोयला मंत्रालय अलग से है ही भारत सरकार का, तो इसको ध्यान में रखना है। इसके रणनीतिक निर्देशन के अंतर्गत अगर देखेंगे तो ईस्टर्न कोल्ड फील्ड लिमिटेड द्वारा झारखंड के जामतारा जिले, जामतारा जो है वैसे भी फेमस रहा है, ठीक है, जामतारा वेब सीरीज देखें, जामतारा डिस्ट्रिक्ट कहां पर पड़ता है? झारखंड में, ठीक है। तो जामतारा वेब सीरीज है, जामतारा सबका नंबर आएगा। वो जो फ्रॉडिंग का मामला होता है ना, कॉल पे जो आता है, वही वाला मामला से ये डिस्ट्रिक्ट काफी फेमस हुआ था। तो इसके में ध्यान रखिएगा, झारखंड के जो जामतारा डिस्ट्रिक्ट है, इस जिले के कास्ता कोयला ब्लॉक में भूमिगत कोयला गैसीकरण के लिए एक पायलट परियोजना का शुभारंभ किया गया है। कहां पर? तो कास्ता कोयला ब्लॉक, लिख देता हूं, कास्ता कोयला ब्लॉक, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, चूंकि यहां पर थोड़ा और फैक्ट हो सकता है पूछा जाए तो फिर आपके लिए काम मुश्किल हो जाएगा, तो मैंने आसान कर दिया है। कास्ता कोयला ब्लॉक, जामतारा डिस्ट्रिक्ट, कहां पर? झारखंड में। अब देखिए यहां पर इस पहल का उद्देश्य क्या रखा गया है? तो इसका उद्देश्य है कि कोयला गैसीकरण उपयोग के माध्यम से औद्योगिक अनुप्रयोगों के लिए मीथेन, चाहे वो हाइड्रोजन हो गया, कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, ऐसी जो मूल्यवान गैसें हैं इसमें परिवर्तन करना, ठीक है, ये उद्देश्य रखा गया है। तो यहां पर देखिए इसका जवाब क्या हो जाएगा 8वें प्रश्न का? हमने क्या कहा? जामतारा कहां पर? झारखंड। तो झारखंड राज्य आपसे पूछा गया था, डिस्ट्रिक्ट नहीं पूछा गया था, तो ये ध्यान रखना है। इसीलिए 8वें प्रश्न का ए विकल्प हो जाएगा। अब चलते हैं 9वें प्रश्न की तरफ। हाल ही में सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड यानी कि CEL की बात की गई है, को मिनी रत्न श्रेणी 1 का दर्जा दिया गया है। कौन से मंत्रालय के अंतर्गत आता है? मंत्रालय आपसे पूछा गया है, क्या कहा गया है? सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, सेल, ठीक है। और मिनी रत्न, नवरत्न वगैरह आपने पढ़ा होगा ना, ऐसे मिनी रत्न की बात की गई। जून 2024 की घटना है। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने गाजियाबाद परिसर में आयोजित सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड यानी कि CEL के स्वर्ण जयंती समारोह में कंपनी को मिनी रत्न यानी कि श्रेणी 1 का दर्जा देने की घोषणा किया। अब यहां पर एक बात समझ लीजिए, मिनी रत्न श्रेणी 1 दर्जा प्राप्त करने के कुछ मानदंड तो रहे होंगे, तो इसके मानदंड क्या है? देखिए, विगत 3 वर्षों से वह कंपनी जो है निरंतर लाभ अर्जित किया हो। यहां लिख देता हूं कि कितने वर्षों से? विगत 3 वर्ष, यानी कि पिछले 3 वर्ष से उस कंपनी ने लाभ अर्जित किया हो। तो पहला मामला समझ गए। दूसरा मामला, विगत 3 वर्षों में कम से कम 1 वर्ष में कर पूर्व 30 करोड़ रुपया या अधिक लाभ अर्जित कर लिया हो। मामला समझ गए? 30 करोड़ रुपया की बात की गई है, ठीक है। चलिए दूसरे पॉइंट की बात करता हूं, सकारात्मक निवल मूल्य हो, निवल मूल्य की चर्चा, ये सब आपको मेंस में भी काम आएगा, ठीक है। ये निवल मूल्य क्या होना चाहिए? पॉजिटिव में होना चाहिए। ये बातें यहां पर कहा गया है। सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के विषय में थोड़ा सा समझ लीजिए, क्योंकि यहां से प्रश्न बन सकता है। मिनी रत्न बनी है कंपनी, तो विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के वैज्ञानिक एवं औद्योगिकी अनुसंधान विभाग के अंतर्गत आता है। यहां से आपसे पूछा भी गया है ना कि कौन से मंत्रालय के अंतर्गत ये प्रश्न है, तो देखिए विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय, सही जवाब यही हो जाएगा। लेकिन इसमें भी विभाग है, और विभाग मैंने कौन सा बताया है? तो मंत्रालय के वैज्ञानिक एवं औद्योगिकी अनुसंधान, ठीक है। तो वहां विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत आएगा। इसकी स्थापना जो है वो नोट कर लीजिए, क्योंकि यहां से प्रश्न हो सकता है, एक पॉइंट दे दे। 1974 में स्थापना हुआ था। इसका उद्देश्य क्या रखा गया है इसको समझ लीजिए, क्योंकि इसके उद्देश्य से प्रश्न आ सकता है। देखिए, देश भर में जो राष्ट्रीय प्रयोगशाला है और अनुसंधान एवं विकास संस्थान है, उनके द्वारा जो विकसित स्वदेशी प्रौद्योगिकी है, जो
हमारे पास टेक्नोलॉजी है उसका व्यावसायिक रूप से दोहन करना, यानी कि उसको व्यावसायिक रूप देना, इस संस्था का यह काम रखा गया है। इसीलिए नाम भी दिया गया सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड सेल। ये मामला समझ में आ गया। जवाब क्या हो गया? डी। ये ध्यान रखना है, टॉपिक इंपॉर्टेंट है, यहां से प्रश्न आ सकता है, क्योंकि ये जो है आपको साइंस से संबंधित है और विज्ञान से संबंधित प्रश्न बीपीएससी में भर भर के पूछा जाता है। देखिए अब यहां पर आखिरी टॉपिक आज का 10वां, हाल ही में भारतीय नौसेना को मीडियम रेंज माइक्रोवेव ऑब्सक्यूरेंट चैफ रॉकेट सौंपा गया है। किसके द्वारा विकसित किया गया था? फिर से पूछा गया, एक प्रश्न पहले भी ऐसा आ चुका था। अब ये किसके द्वारा, किस संस्था के द्वारा विकसित किया गया है, ये आपसे पूछा गया है। जून 2024 की यह घटना है। भारतीय रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन, मैंने उसमें बताया था कि इसका शॉर्ट नाम ध्यान रखिएगा। शॉर्ट नाम क्या है? DRDO। मैंने उस प्रश्न में, पिछले प्रश्न में लिखा था कि किसी विकल्प में पूरा नाम ना दे करके शॉर्ट में पूछा जा सकता है। और PYQ देखेंगे आप तो आपको पता चलेगा आयोग खूब ऐसा करते रही है। यानी कि फिर मामला आपके ज्ञान का नहीं है, आप तो पढ़ के गए थे, आपने तैयार करके गया था कि भारतीय रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन के द्वारा, एग्जाम में विकल्प आ गया DRDO। इसलिए हार्ड वर्क के साथ स्मार्ट वर्क जरूरी है और यहां पर इसीलिए मैं इस तरह के विकल्प डाला हूं कि DRDO द्वारा भारतीय नौसेना को मीडियम रेंज माइक्रोवेव ऑब्सक्यूरेंट चैफ रॉकेट सौंपा गया। किसके द्वारा? DRDO। जवाब DRDO हो जाएगा। अब जरा इस रॉकेट के बारे में भी समझ लेंगे। देखिए इसमें ऐसी तकनीक शामिल की गई है जो कि रेडियो फ्रीक्वेंसी पकड़ने वाले उपकरणों से बचते हुए एक कवच के रूप में काम करती है। ठीक है, जब युद्ध वगैरह होता है तो फ्रीक्वेंसी पकड़ने वाला होता है ना, तो उससे बचने का काम कवच के रूप में है ना। कवच का काम क्या होता है? देखते हैं, योद्धा जब मारता है तलवार तो ऐसे कवच लगा देता है, यानी कि ढाल बना लिया, उससे खुद को सुरक्षित कर लिया। इस तकनीक को जोधपुर में स्थित DRDO की रक्षा प्रयोगशाला द्वारा विकसित किया गया है। तो एक लाइन और लिख दीजिए, क्योंकि हो सकता है आपसे यह पूछा जा सकता है कि भाई DRDO ने तो किया, लेकिन DRDO के कहां पे? तो जोधपुर। जोधपुर कहां है ये बताने की आवश्यकता तो नहीं है ना, राजस्थान में रखा गया है। और जोधपुर में भी एक प्रयोगशाला है, उसका नाम क्या है? रक्षा प्रयोगशाला। ठीक है, अब याद करने के लिए ध्यान रखिएगा कि ये कवच के रूप में काम करेगा तो रक्षा करेगा, तो रक्षा प्रयोगशाला जोधपुर DRDO है ना। राजस्थान को वीरों की भूमि कहते हैं, तो इसलिए जोधपुर से ध्यान आ जाएगा राजस्थान और DRDO के द्वारा। ये मामला इतना समझ में आ गया। अब इस रॉकेट के विशेषता के विषय में थोड़ा सा और जानना चाहते हैं तो इसमें विशेष प्रकार के रेशों का संयोजन किया गया है। यह रॉकेट जो है दागे जाने वाले अंतरिक्ष में माइक्रोवेव अस्पष्ट बादलों का निर्माण होता है जो आसपास के पर्याप्त क्षेत्र में फैल जाता है। यह विशिष्ट तकनीक रॉकेट के चारों ओर एक माइक्रोवेव ढाल बना लेती है जो इसे रडार की पकड़ में आने की संभावना को कम कर देता है। तो ये बातें इतनी ध्यान रखिएगा, क्योंकि अगर यहां से प्रश्न आता है तो आप इसका जवाब दे पाएंगे। 10 टॉपिक आज का हो गया। अब आखिरी जो है वह आपके लिए एक टॉपिक है, देखते हैं आप लोगों में से कितने लोग इसका सही जवाब दे पाते हैं। शेरशाह द्वारा, फिर से समझ लीजिए, शेरशाह बिहार से संबंधित नाम है। पटना के नव निर्माण का वर्णन किस रचना में मिलता है? शेरशाह द्वारा पटना के नव निर्माण का वर्णन किस रचना में मिलता है? प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, यह भी अपने आप में इस तरह का प्रश्न है कि आपसे पूछा जा सकता है ना। तो इसका जवाब दे करके कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए ये लेक्चर कैसा लगता है, इसमें क्या और जोड़ा जा सकता है। आपका फीडबैक बहुत इंपॉर्टेंट है, वह भी आप कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइए। अपने दोस्तों साथियों के साथ इसे शेयर कीजिए ताकि अधिक लोगों को पता चल सके कि हर दिन हम लोग क्या करते हैं, 10 टॉपिक को अच्छे से तैयार कर लेते हैं, करंट अफेयर्स का प्रश्न भी देख लेते हैं कि कैसा प्रश्न आएगा। तो फिर जब तक आप एग्जाम में जाएंगे आपके पास ढेर सारे टॉपिक होंगे। जैसे 25वां लेक्चर ये है तो 25 × 10 कर दीजिए, प्रत्येक दिन 10 टॉपिक लेते हैं तो 25 लेक्चर में 250 टॉपिक करंट अफेयर्स का हम लोग पढ़ चुके हैं और 250 प्रश्न का भी समाधान कर चुके हैं। अपने आप में देखिए, ऐसे ही 1-2 महीना आप पढ़ते रहेंगे तो फिर करंट अफेयर्स पूरे साल भर में आपके पास कुछ बचेगा ही नहीं, आप सब पढ़ जाएंगे। ठीक है, तो अपना बेहद ख्याल रखिए और ऐसे ही हमसे जुड़े रहिए। अभी तक संस्कृति PCS चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। फिर मुलाकात होगी कल शाम के 6 बजे। थैंक यू सो मच।